वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है अनुभव क्लासेस में। मेरा नाम है अक्षय राय। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड की समरी को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे और आपको थोड़ा बहुत बताएंगे कि इस चैप्टर के बारे में कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आपके सामने फ्रंट पेज है क्लास 9th का इंग्लिश लिटरेचर रीडर का, चैप्टर नंबर 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। और ये कहानी किसने लिखी है? ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। तो आपकी यहाँ से स्टार्टिंग होती है समरी की, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। When the writer was about 12, she lived in a village in North Karnataka with her grandparents. Those days, morning paper came in the afternoon and the weekly magazine come one day late. They would wait eagerly for the bus to arrive because all the magazines and newspaper used to come in that vehicle only. There was a writer named Triveni who was known for her physiological and easy to read novels. अब जो हम समरी पढ़ रहे हैं इसका अभी मैंने आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करा, अब आपका थोड़ा इसका हिंदी में भी देखिए। जब लेखिका लगभग 12 साल की थी तब वह उत्तरी कर्नाटक के एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उन दिनों सुबह के अखबार दोपहर में आते थे और साप्ताहिक पत्रिका एक दिन देर से पहुंचती थी। वे सब के आने का बेसब्री से इंतजार करते थे क्योंकि सभी पत्रिकाएं और अखबार उसी गाड़ी से आते थे। वहां त्रिवेणी नाम की एक लेखिका थी जो अपने मनोवैज्ञानिक और आसानी से पढ़ी जाने वाली उपन्यासों के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट, she used to write on the daily struggles of the people at that time, which enabled the people to connect with her stories. One of her novels, Kashi Yatra, was about an old lady who gave up the money for her trip to Kashi to an orphan girl so that the girl could marry the man she loved. The writer grandmother too had a desire to go to Kashi, but her desire was never fulfilled, so she identified herself as a grandmother in that story. अब हम इसको हिंदी में समझेंगे। वह उस समय लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों के बारे में लिखती थी जिससे लोग उनकी कहानियों से खुद को जोड़ पाते थे। उनके उपन्यासों में से एक काशी यात्रा एक बुजुर्ग महिला के बारे में है जिसने काशी यात्रा के लिए जमा किए गए अपने पैसे एक अनाथ लड़की को दे दिए ताकि वह लड़की उस लड़के से शादी कर सके जिससे वह प्यार करती थी। लेखिका की दादी की भी काशी जाने की इच्छा थी लेकिन उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने उस कहानी में दादी के किरदार में खुद को देखा। The writer grandmother was illiterate and so she asked the writer, who was a school-going girl, to read out the latest episode to her during that time. She would forget all her work and listen with the greatest concentration. Later, she could repeat the entire text by heart. The grandmother was always eager to learn what would happen next. She would also discuss the episode with her friends. लेखिका की दादी अनपढ़ थी, इसलिए उन्होंने लेखिका से, जो उस समय स्कूल जाने वाली एक बच्ची थी, कहा कि वह उन्हें कहानी का नया भाग पढ़कर सुनाए। उस समय वह अपना सारा कामकाज भूल जाती थी और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनती थी। बाद में वह उस पूरी कहानी को जुबानी दोहरा सकती थी। दादी हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहती थी कि आगे क्या होगा। वह अपनी सहेलियों के साथ उस भाग पर चर्चा भी करती थी। The writer was not mature enough to understand why her grandmother took so much interest in Kashi Yatra. One day she went for a wedding with her cousins to the neighboring village. There she enjoyed herself thoroughly by enjoying the freedom given by the elders. Although she was supposed to stay there for just a few days, she spent a whole week there. When she came home, she said, oh, she saw that her grandmother, who was otherwise a brave woman, was in tears. लेखिका इतनी समझदारी नहीं थी कि वह समझ सके कि उसकी दादी काशी यात्रा में इतनी दिलचस्पी क्यों लेती थी। एक दिन वह अपने चचेरे भाई बहनों के साथ पास के ही एक गांव में शादी में गई। वहां बड़ों द्वारा दी गई आजादी का भरपूर आनंद लेते हुए उसने खूब मजा किया। हालांकि
उसे वहाँ केवल कुछ ही दिनों के लिए रुकना था, लेकिन उसने वहाँ पूरा एक हफ्ता बिताया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी दादी, जो वैसे तो एक बहादुर महिला थी, लेकिन रो रही थी। The writer who becomes worried asked if everything was fine and if she was okay. The grandmother nodded but did not speak. The writer did not understand and forgot about it. That night when the writers were sleeping, her grandmother came and sat next to her. Her efficient hand touched the writer's forehead, and the writer felt that she wanted to talk to her. She asked her what was wrong. The grandmother told her the sad incident of her childhood, how she had lost her mother. Her father was a busy man and had remarried, and at those times education was not considered essential for girls. लेखिका, जो थोड़ी चिंतित हो गई थी, उन्होंने पूछा कि क्या सब ठीक है और क्या दादी ठीक है। दादी ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। लेखिका को बात समझ नहीं आई और उन्होंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया। उस रात जब लेखिका सो रही थी, तो उनकी दादी उनके पास आकर बैठ गई। उनके प्यार भरे हाथों ने लेखिका के माथे को छुआ और लेखिका को महसूस हुआ कि दादी उनसे कुछ बात करना चाहती है। लेखिका ने उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है। दादी ने उन्हें अपने बचपन की कुछ दुखद घटनाओं के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। उनके पिता एक बहुत व्यस्त इंसान थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और उस जमाने में लड़कियों की शिक्षा को जरूरी नहीं माना जाता था। She got married at a very young age and had children. After that, she became busy keeping her children happy because their happiness made her happy. She used to regret not going to school, and so she made sure that her children and grandchildren studied well so that they would not feel any regret in the future. Even though the writer could not understand what her grandmother was talking about, she could see the sadness in her face. उसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और उसके बच्चे भी हो गए थे। उसके बाद वह अपने बच्चों को खुश रखने में व्यस्त हो गई, क्योंकि उनकी खुशी में ही उनकी अपनी खुशी थी। उसे स्कूल ना जा पाने का अफसोस रहता था, इसलिए उसने यह पक्का किया कि उसके बच्चे और पोते पोतियां अच्छी तरह पढ़ाई करें ताकि भविष्य में उन्हें किसी बात का अफसोस ना हो। हालांकि लेखिका ये नहीं समझ पा रही थी कि उसकी दादी किस बारे में बात कर रही हैं, फिर भी वह उनके चेहरे पर उदासी साफ देख सकती थी। The worried looking expression on the grandmother's face made her sad. She leaned forward and held her hand. She asked her if she could help her in any way. The grandmother said yes and explained that while the writer was gone to the neighboring village, she was desperately trying to read the next episode of Kashi Yatra. She felt helpless and said that even though she was well off, she did not feel independent. She went on to request the writer to teach her the Kannada alphabet. The deadline for it would be Saraswati Puja day during Dashera. अपनी दादी के चेहरे पर चिंता भरे भाव देखकर उसे दुख हुआ। वह आगे झुकी और उनका हाथ थाम लिया। उसने दादी से पूछा कि क्या वह किसी भी तरह से उनकी मदद कर सकती है। दादी ने हाँ कहकर और बताया कि जब लेखिका पास के गांव गई थी, तब वह काशी यात्रा के अगले एपिसोड पढ़ने की बेसब्री से कोशिश कर रही थी। उन्हें बहुत बेबसी महसूस हुई और उन्होंने कहा कि भले ही वे आर्थिक रूप से संपन्न थी, लेकिन उन्हें खुद को स्वतंत्र महसूस नहीं होता था। इसके बाद उन्होंने लेखिका से अनुरोध किया कि वह उन्हें कन्नड़ वर्णमाला सिखा दे। इसके लिए समय सीमा दशहरा के दौरान आने वाले सरस्वती पूजा का दिन तय की गई। The writer could see the determination on her grandmother's face, childishly made fun of her desire to learn the Kannada alphabet at an old age. But grandmother just smiled and said that for learning
There was no age bar. The next day onwards, the writer started her tuition. Avva, the grandmother, proved to be a wonderful student. Finally, the Dashera festival came. Her grandmother called the writer to the puja place and made her sit down to a stool. लेखिका जो अपनी दादी के चेहरे पर दृढ़ संकल्प देख सकती थी, उसने बचकाने अंदाज में बुढ़ापे में कन्नड़ वर्णमाला सीखने की उनकी इच्छा का मजाक उड़ाया, लेकिन दादी बस मुस्कुराई और कहा कि सीखने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती। अगले दिन से ही लेखिका ने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। दादी जिन्हें अव्वा कहा जाता था, एक बहुत ही बेहतरीन छात्रा साबित हुई। आखिरकार दशहरा का त्योहार आया। दादी ने लेखिका को पूजा घर में बुलाया और उसे एक स्टूल पर बिठा दिया। They were going to exchange gifts with each other. The grandmother gave her a frock and then touched the writer's feet. The writer was taken aback because elders do not touch the feet of youngsters. Only the feet of God, elders and teachers were to be touched, as it was a sign of respect. The writer felt like what the grandmother was doing was not correct. The grandmother explained that she was touching the feet of her teacher, not her granddaughter. वे एक दूसरे को तोहफा देने वाले थे। दादी ने उसे एक फ्रॉक दी और फिर लेखक के पैर छुए। लेखक हैरान रह गया क्योंकि बड़े लोग छोटों के पैर नहीं छूते। केवल भगवान, बड़ों और गुरुओं के ही पैर छुए जाते हैं, क्योंकि ये सम्मान का प्रतीक माना जाता था। लेखक को लगा कि दादी जो कर रही थी वह सही नहीं था। दादी ने समझाया कि वह अपनी पोती के नहीं बल्कि अपने गुरु के पैर छू रही थी। The writer had taught her efficiently and had made her independent in such a short period of time. A teacher should be respected regardless of gender and age. The writer returned the namaskar and gave her the gift. It was complete novel of Kashi Yatra. Her grandmother read the title and the publisher name immediately, and the writer knew that her student had passed with flying colors. लेखक ने उसे बड़े प्यार से पढ़ाया और इतने कम समय में ही उसे आत्मनिर्भर बना दिया था। शिक्षक का सम्मान, चाहे वह किसी भी लिंग या उम्र का हो, हमेशा किया जाना चाहिए। लेखक ने नमस्कार का जवाब दिया और उसे एक उपहार दिया। वह काशी यात्रा नामक उपन्यास का संपूर्ण संस्करण था। उसकी दादी ने तुरंत ही उसका शीर्षक और प्रकाशक का नाम पढ़ लिया और लेखक समझ गया कि उसकी शिष्या ने परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की है। तो इस चैप्टर में आपने ये देखा कि कैसे एक बच्चे ने अपनी ग्रैंडमदर को पढ़ाया और कैसे ग्रैंडमदर ने उसको एक टीचर की रिस्पेक्ट दी। तो आप सब समझ रहे होंगे कि हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है एक टीचर को रिस्पेक्ट देना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, छोटे हो चाहे वो बड़े हो। जो हमें सिखा रहे हैं वो हमारे लिए एक टीचर है, तो आपको हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। जो कुछ आपको सिखाते हैं हमें उनका आदर करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर के थीम ऑफ द चैप्टर क्या है। फर्स्ट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन गिव्स अ पर्सन फ्रीडम, कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। तो शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता देती है। तो जब भी हमारे अंदर एजुकेशन आ जाएगी तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मनिर्भरता आ जाएगी कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। हमारी कोई एज नहीं है कि हम कब पढ़ना है। जरूरी नहीं कि अगर हम ज़्यादा उम्र की एज के हो गए हैं 40, 45, 50 के, तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि कभी भी एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं होती है। द ग्रैंड मदर प्रूफ दैट वन कैन लर्न एट एनी एज। तो दादी यह साबित करती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। थर्ड है हमारा डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन हेल्प अस अचीव एनीथिंग। तो मजबूत इच्छा शक्ति हमें किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तो अगर हमारे अंदर अचीव करने की क्षमता है कुछ भी, तो हम अपनी एज को नहीं देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई छोटा बच्चा ही हो, कोई बड़ा ही क्यों ना हो। अगर किसी के अंदर अचीव करने की विल पावर आ जाती है तो वो उसको कर सकता है। रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, हमें टीचर का सम्मान करना चाहिए। ए टीचर मस्ट ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड। गुरु का सम्मान सदैव करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेल्फ रिस्पेक्टेड। द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड नॉट डिपेंड ऑन अदर।
तो दादी आत्मनिर्भर बनना चाहती थी और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या मोरल, कि हम इस कहानी को पढ़ के हमें क्या सीखने को मिला, क्या हमको मैसेज मिला। द स्टोरी टीचेस अस दैट, तो इस स्टोरी ने हमें क्या समझाया। फर्स्ट है एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो शिक्षा बहुत क्या आवश्यक है। आज के समय में एजुकेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी शुड नेवर फील अशेम टू लर्न, सीखने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे थोड़े झिझक जाते हैं कि अगर हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर कुछ भी, उन्हें डर लगता है मन में, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें सवाल करने पड़ेंगे और सामने वाले से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमें सीखना है। लर्निंग हैज नो एज लिमिट, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस, दृढ़ निश्चय और मेहनत सफलता दिलाते हैं। अगर हमारा क्या है, दृढ़ निश्चय है कि हाँ हमें वहां तक जाना है, हमारा कोई गोल है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें कुछ भी बड़े हाई पोस्ट पर जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हार्ड वर्क रेगुलर करता रहना चाहिए और हमारा एक एम डिसाइड होना चाहिए सबसे पहले कि हमें उस चीज तक पहुंचने तक हमें क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है टीचर डिजर्व रिस्पेक्ट, गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैंने बता दी है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, हमें कहानी से क्या क्या स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला। तो ये सब अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ हम कुछ चीज़ अचीव कर सकते हैं आराम से। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने ये चैप्टर समझा, शायद आपको समझ में भी आया होगा, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।